नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का प्रैक्टिस का टॉपिक है फांसीवाद। ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि जो है कोर्स से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं और वहां पर जाकर के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो नहीं है वो मैं उनको अपलोड कर रही हूँ। यदि आपका कोई स्पेशल टॉपिक है, स्पेसिफिक आप किसी टॉपिक की डिमांड करते हैं तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर मैं तुरंत काम करूँगी और उसको तुरंत अपलोड कर दूँगी 1-2 दिन में। तो ये आप वहाँ से जा कर के अपने सारे कोर्स है उससे सारे जो है कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। प्लस मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ। प्रैक्टिस में मेरा होल सिलेबस प्रैक्टिस सेट रहता है, प्लस एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये बेसिकली ये 3 चीज़ें मैं लेकर के चल रही हूँ ताकि आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो सके। आप सभी हमसे जुड़े हैं तो विश्वास बनाए रखिए कि सफलता के दरवाजे तक आपको पहुंचाना मेरा काम है। और आपसे सिर्फ मांग इतनी है कि आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस करें, रेगुलर पढ़ाई में गैप ना करें, क्योंकि जो रेगुलर होता है वहीं से सक्सेस मिलती है। जो कंसिस्टेंसी है वही सक्सेस की है। तो ये आपसे मैं डिमांड करती हूँ। और बाकी पोल साइंस को लेकर के आप निश्चिंत हो जाइए, वो मेरा काम है अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। क्योंकि मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियोस भी डाल देती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, तभी आपको सारी वीडियोस मिल पाएंगी। अदरवाइज मिस हो जाएंगी। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मीन काम्फ किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, दमित्रो, हेगल। तो ये मीन काम्फ किसकी पुस्तक है? मीन काम्फ पुस्तक है किसकी? ये हिटलर की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिटलर की पुस्तक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष। हिटलर क्या करता है कि चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक तरीके के द्वारा जो है सत्ता प्राप्त करता है। और चुनाव के दौरान क्या नारा दिया है? हर पेट को भोजन, हर तन को कपड़ा, हर व्यक्ति को मकान, ये नारा देता है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि वो एक तो अमीरों से नोट लेता है और गरीबों से वोट लेता है। इस तरह से करके नारा देता है और नारा दे करके अमीरों से वोट, अमीरों से नोट और गरीबों से वोट लेकर के ये सत्ता को प्राप्त करता है। और सत्ता को प्राप्त करने के बाद ये तानाशाही की स्थापना करता है, लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। तो जो है ये हिटलर की कहानी है। अगर इन शॉर्ट हम देखें तो हिटलर जो है इनका मेरा संघर्ष, इनकी ये मीन काम्फ बुक है जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। यह कथन किसका है? तो पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। तो ऑप्शन है आपके सामने मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, माओ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुसोलिनी कहते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व, यानी कि पुरुषों के लिए युद्ध बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने युद्ध को बहुत ही महत्व दिया है। तो इसी पर ये कहते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। तो ये कथन मुसोलिनी द्वारा कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली में फांसीवादी नेता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली में फांसीवादी नेता को क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है, या फ्यूरल कहा जाता है, या मीन काम्फ कहा जाता है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो इटली में फांसीवादी नेता को क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है इटली में। और जबकि फ्यूरल जो है जर्मन नेता जो होता है, जो जर्मन फांसीवादी नेता है होता है, उसे बोलते हैं फ्यूरल। तो जर्मनी का फांसीवादी नेता
नेता, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूरर बोलते हैं, जबकि इटली के फांसीवादी नेता को ड्यूस बोलते हैं। जो इटली का फांसीवादी नेता है उसे ड्यूस बोलते हैं। मीन काम्फ अभी हमने बात की, ये पुस्तक है, किसकी है? हिटलर की है, जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध सदाबहार एवं विश्वव्यापी है, हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके सामने मुसोलिनी, हिटलर, माओ, कार्ल मार्क्स। तो ये कथन कहा गया है हिटलर के द्वारा। हिटलर भी बहुत बड़े युद्ध के सपोर्टर थे, और तो ये कहते हैं कि युद्ध सदाबहार एवं विश्वव्यापी है और हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध से ही हुई है, इनका ये मानना था, और ये कथन हिटलर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि कोई आयात नहीं, कोई निर्यात नहीं, यह कथन किसका है? कोई आयात नहीं और कोई निर्यात नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है लेनिन, ट्रॉट्स्की, मुसोलिनी, हिटलर। तो ये कथन जो है मुसोलिनी से संबंधित है और काफ़ी जो है प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रवाद के विरोधी थे। किसके थे? अंतर्राष्ट्रवाद के विरोधी थे। तो इनका कहना था कोई आयात नहीं, कोई निर्यात नहीं, मतलब किसी देश से कोई संबंध नहीं रखने, आर्थिक संबंध नहीं रखने, कोई आयात निर्यात नहीं करना है। तो ये इनका कथन था। ऑप्शन सी सही हो जाता है। इस कथन को मुसोलिनी द्वारा कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। फाशीवाद विश्वास करता है, किस में करता है? अंधराष्ट्रवाद में, समाजवाद में, या महामानव एवं व्यक्ति पूजा में, या उपर्युक्त सभी? तो अंधराष्ट्रवाद जो है ये उपर्युक्त सभी में विश्वास करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये महामानव और व्यक्ति पूजा में भी विश्वास करता है, साम्राज्यवाद में भी विश्वास करता है, अंधराष्ट्रवाद में भी विश्वास करता है, ये सभी में विश्वास करता है। और ये पूंजीवाद, उदारवाद का विरोध करता है। ये सब इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं फासीवाद की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फासीवाद जर्मन आत्मा की बीमारी है। फासीवाद जर्मन आत्मा की बीमारी है, ये किसने कहा है? जो है किसने कहा? ऑप्शन है रोक्को, बेनेदेत्तो क्रोचे, द मित्रो, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो फासीवाद जर्मन आत्मा की बीमारी है, ये रोक्को द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये रोक्को द्वारा कहा गया है कि फासीवाद जर्मन आत्मा की बीमारी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोक्को ने कहा है इसे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसने कहा? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, बेनेदेत्तो क्रोचे, द मित्रो। तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन संबंधित है हिटलर से। हिटलर कहते हैं कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, जबकि मुसोलिनी कहते हैं कि फासीवाद किसी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता, यह आवश्यकता पर आधारित है। तो ये कहते हैं सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता है। इनका कथन है सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता, किस पर? आवश्यकता पर आधारित है, इसीलिए इसको सिद्धांतहीन दर्शन कहा गया, आवश्यकता पर आधारित है, ऐसा ये इनका कथन है। आवश्यकता पर आधारित है फासीवाद। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फासीवाद विरोध करता है अंतर्राष्ट्रवाद का, या एक दल का, एक नेता का, एक राष्ट्र का? तो फासीवाद जो है किसका विरोध करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करता है, जबकि ये एक दल का समर्थन करता है, एक नेता का समर्थन करता है, एक राष्ट्र का समर्थन करता है, एक राष्ट्र में विश्वास करता है, और ये जो है अंधराष्ट्रवाद में विश्वास करता है, और क्या करता है ये साम्राज्यवाद में विश्वास इसका है, समर्थन करता है। और ये विरोधी किसका है? अंतर्राष्ट्रवाद का है, पूंजीवाद का है, उदारवाद का है, इन सब चीज़ों का ये विरोधी है फासीवाद। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इटली या तो विस्तार करे या नष्ट हो जाए, यह कथन किसका है?
इटली या तो विस्तार करे या नष्ट हो जाए। ये कथन किसका है? ये दमित्रो का है। दमित्रो या लेनिन या हिटलर या मुसोलिनी। तो ये इटली या तो विस्तार करे या नष्ट हो जाए, ये मुसोलिनी से संबंधित है। मुसोलिनी ने इसको बोला था कि या तो इटली अपना विस्तार करे, क्योंकि ये युद्ध के समर्थन में रहते थे और इस सोचते थे, इनका मोटिव यही रहता था कि अपना जो युद्ध करके इटली का विस्तार किया जाए। तो इटली या तो विस्तार करे या नष्ट हो जाए, ये मुसोलिनी से संबंधित कथन हो जाएगा। देखते हैं, फासीवाद दर्शन है। कैसा दर्शन है फासीवाद? सिद्धांतहीन है या सिद्धांतवादी है या आदर्शवादी है या नैतिकतावादी है? तो फासीवाद क्या है? सिद्धांतहीन दर्शन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि मुसोलिनी कहते हैं कि इसका कोई सिद्धांत नहीं है और ये सिद्धांतहीन विचारधारा है, इसका कोई सिद्धांत नहीं, आवश्यकता के अनुसार ये काम करता है, ये इनका मानना है मुसोलिनी का। तो ये सिद्धांतहीन दर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद सर्वाधिक महत्व देता है। किसको देता है सर्वाधिक महत्व? व्यक्तिवाद को, पूंजीवाद को, राज्य को, समूह को? तो ये व्यक्तिवाद को तो बिल्कुल महत्व नहीं देता है, पूंजीवाद का भी विरोध करता है और समूह का भी ये महत्व नहीं देता है। तो ये देता किसको महत्व? राज्य। राज्य इसके लिए सर्वोपरि है। फासीवाद के लिए जो है राज्य सर्वोपरि है, ये राज्य को ही सर्वाधिक महत्व देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 14, नाजीवाद कब स्थापित हुआ? नाजीवाद कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है आपके सामने, 1922 में, 1939 में, 1930 में या 1933 में। तो जो है नाजीवाद स्थापित कब होता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नाजीवाद जो है 1933 में स्थापित होता है। ये स्थापित किसके द्वारा किया जाता है नाजीवाद? नाजीवाद को स्थापित करते हैं हिटलर। फासीवाद को किस नाम से? नाजीवाद से स्थापित, नाजीवाद। फासीवाद को नाजीवाद के नाम से स्थापित करते हैं। नाजीवाद का मतलब होता है नस्लवाद, जातिवाद, और ये जो है ये इंग्लिश में इसको नाजिज्म बोलते हैं। नाजिज्म बोलते हैं इसको, नाजिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका नस्लवाद, जातिवाद इसका मतलब होता है। तो और ये किसके द्वारा? जर्मनी में 1933 में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? जर्मनी में हिटलर के द्वारा स्थापित होता है नाजीवाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेसियो शब्द का अर्थ है, जो ये फेसियो शब्द है इसका अर्थ क्या है? एकता एवं अनुशासन, अनुशासनहीनता, अलगाव, विभेदीकरण। तो जो ये फेसियो शब्द है ये नाजी जो है किससे बना हुआ है? ये फासिज्म, जो फासिज्म है इससे, फासिज्म को क्या, फासीवाद को फासिज्म बोलते हैं। फासीवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फासिज्म। फासिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये फासिज्म शब्द किससे निकला है? फासियों से। किससे निकला है ये? फासियों से निकला है। ये फासियों क्या है? इटालियन शब्द है। इटालियन, ये एक इटालियन शब्द है, ठीक है। ये एक इटालियन शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एकता एवं अनुशासन, और दूसरा अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर। उसका भी वही मतलब होता है कि लकड़ी का गट्ठर, यानी कि लकड़ियाँ बहुत सारी एक में टाइट हैं एक साथ, तो मजबूती का सिंबल होती हैं, वो सिम्बलाइज करती हैं मजबूती को। तो दोनों दो होता, एकता एवं अनुशासन, और दूसरा क्या होता है? लकड़ी का गट्ठर। दो अर्थ इसके निकलते हैं, लकड़ी का गट्ठर, इसके दो अर्थ हैं, एकता एवं अनुशासन और लकड़ी का गट्ठर। ये फासीवाद जो है कि अंग्रेजी फासिज्म है। फासिज्म जो है फासियो शब्द से निकला है। फासियो शब्द इटालियन शब्द है और ये जो है इटली का शब्द है ये फासियो। और देखते हैं तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकता एवं अनुशासन।
फासियों शब्द का हो जाता है एकता एवं अनुशासन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फासीवाद विचारधारा है, कैसी विचारधारा है? कट्टर है, ऑप्शन है आपके सामने, कट्टर है, मृदु है, लचीली है या उपर्युक्त कोई नहीं। तो फासीवाद एक कट्टर विचारधारा है, कट्टर विचारधारा है। ये मृदु नहीं है, लचीली नहीं है, ये कट्टर विचारधारा है। और फासीवाद को क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद, अधिनायक तंत्र। इसको अगर दूसरे नामों से देखें तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारवाद, अधिनायक, अधिनायक तंत्र। और फासीवाद को कौन इस्टेब्लिश करता है? फासीवाद को करते हैं मुसोलिनी। कहाँ करते हैं? इटली में। तो ये और करते कब हैं? 1922 में करते हैं। जो फासीवाद की स्थापना जो है, फासीवाद की स्थापना कौन करता है? मुसोलिनी करते हैं, मुसोलिनी करते हैं। कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कब करते हैं? तो ये करते हैं इटली में। इटली में कब करते हैं? 1922 में करते हैं, 1922 में करते हैं। और अगर हम फासीवाद के जनक की बात करें तो जनक कौन है? मुसोलिनी है, जनक मुसोलिनी हो जाएंगे। फासीवाद के जनक मुसोलिनी है। नाजीवाद के जनक जो हैं हिटलर हैं। और फासीवाद को इटली में 1922 में मुसोलिनी द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि उसी फासीवाद को नाजीवाद के नाम से हिटलर ने जर्मनी में 1933 में जो है स्थापित किया। तो ये आपके सारा हो जाएगा। और ये कट्टरवादी विचारधारा है, कट्टर विचारधारा है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका कथन है कि फासीवाद पहले से तैयार सिद्धांत का स्तनपान करने वाला बच्चा ना था और इसका जन्म आवश्यकता के अनुसार हुआ है? ये किसका कथन है? तो ऑप्शन है आपके सामने, लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी, बेनेदेत्तो क्रोचे। तो ये कथन जो है मुसोलिनी द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुसोलिनी कहते हैं कि फासीवाद पहले से तैयार सिद्धांत का स्तनपान करने वाला बच्चा ना था, इसका जन्म आवश्यकता के अनुसार हुआ है। तो ये आवश्यकता के अनुसार इसका जन्म हुआ है। ये सिद्धांतहीन दर्शन है और ये इसका जो है डेफिनेशन का ये मीनिंग निकल रहा है। और अगर हम बेनेदेत्तो क्रोचे की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साम्राज्यवाद के जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच, पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के बीच फासीवाद का गहरा संबंध है। ऐसा जो है ये दमित्रो बोलते हैं। सॉरी, ये बेनेदेत्तो का नहीं है, ये दमित्रो का है। दमित्रो, ये दमित्रो द्वारा दिया गया है। जबकि बेनेदेत्तो क्रोचे क्या बोलते हैं? बेनेदेत्तो क्रोचे बोलते हैं कि फासीवाद एक बौद्धिक एवं नैतिक रोग है। क्या बोलते हैं ये? कि फासीवाद एक बौद्धिक एवं नैतिक रोग है। ये बेनेदेत्तो क्रोचे द्वारा बोला जाता है। और बेनेदेत्तो क्रोचे क्या है? नौ हीगलवादी विचारक हैं। ये क्या है? बेनेदेत्तो क्रोचे की बात करें तो ये नौ हीगलवादी विचारक, ये नौ हीगलवादी विचारक हैं। और ये कहते हैं कि ये जो है फासीवाद एक बौद्धिक एवं नैतिक रोग है। तो ये इनका कहना है। जबकि दमित्रो का कहना ये है कि पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के बीच फासीवाद का गहरा संबंध है। अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर कहते हैं कि जहाँ जहाँ जर्मनी है, जहाँ जर्मन है यानी कि जर्मन कास्ट के लोग हैं, वहाँ वहाँ जर्मनी है। जहाँ जहाँ जर्मन है वहाँ वहाँ जर्मनी है। ऐसा जो हिटलर मानते हैं। लेनिन की बात करें तो लेनिन कहते हैं कि एक कदम, ये इनकी नीति का है, एक कदम पीछे दो कदम आगे, एक कदम पीछे दो कदम आगे, दो कदम आगे। जो इनकी नीति है उसमें एक ये सूत्र है, एक कदम पीछे दो कदम आगे।
देखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फांसीवाद की विशेषता है, क्या विशेषता है? उग्र राष्ट्रवाद, जातिवाद, व्यक्ति पूजा, उपर्युक्त सभी। तो जो फांसीवाद की विशेषता है, ये इसकी विशेषता है उग्र राष्ट्रवाद भी है, इसमें जातिवाद भी है, इसमें व्यक्ति पूजा भी है, और इसमें क्या होता है, अंध राष्ट्रवाद हो जाता है। क्या हो जाता है कि अंध राष्ट्रवाद, अंधविश्वास भी आ जाता है। अंधविश्वास, अंधराष्ट्रवाद, व्यक्ति पूजा और महामानव में विश्वास, और ये सब चीज़ें जो हैं, निरंकुशतावाद, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये निरंकुश होता है। निरंकुशतावाद, निरंकुशतावाद, तो ये सारी बातें जो आ जाती हैं इसमें विशेषताओं में, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। उग्रवाद, जातिवाद, व्यक्ति पूजा, अंधविश्वास और अंधराष्ट्रवाद, महामानव, निरंकुशतावाद, ये सभी इनकी जो है खास बातें हैं फांसीवाद की। ऑप्शन डी आपका सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाजियो शब्द का अर्थ है, पूछ रहा है कि नाजियो शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है नस्लवाद, समूहवाद, व्यक्तिवाद या आदर्शवाद। तो नाजियो शब्द का अर्थ क्या है? नस्लवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ये हिटलर था, ये बहुत ही मतलब ये जातिवादी था, नस्लवादी था, अपनी जाति को सर्वोच्च मानता था, बाकी जातियों को हीन भावना से देखता था, उनको नीचा मानता था। तब इसने जो है ये मुसोलिनी का जो फांसीवाद था उसको नाजीवाद के नाम से यहाँ जर्मनी में इस्टेब्लिश करता है 1933 में, और जो है ये इसको क्या बोलता है, नाजीवाद के नाम से इस्टेब्लिश करता है। नाजीवाद का मतलब ही होता है जातिवाद या नस्लवाद, और नाजियों का जो ये नाजियो है इसका मतलब भी नस्ल या जाति होता है, नस्ल या जाति। तो ये भी इसका मतलब होता है नस्लवाद या जातिवाद। तो ऑप्शन ए सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हम आवश्यकता, देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यह कथन किसका है? मुसोलिनी का है, हिटलर का है, दमित्रो का है, उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये भी मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी कहते हैं अपने फांसीवाद जो इनकी विचारधारा है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो है फांसीवाद कोई सिद्धांत नहीं है, कोई इसमें एक रूल और रेगुलेशन नहीं है। हम आवश्यकता, देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसका कोई डेफिनेट तरीका नहीं है कि नहीं हम इसी तरीके पर या इसी रास्ते पर चलते हुए हम अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य और गोल को अचीव करेंगे। नहीं, वो कहता है कि देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो तभी इसको सिद्धांतहीन दर्शन कहा जाता है, क्योंकि मुसोलिनी का क्या है, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे इसकी ऐसी भावनाएं थी कि वो ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और मतलब समय के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कोई भी तरीका अपना सकता था। तो ये इसका है, ये मुसोलिनी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फांसीवाद का प्रेरणा स्रोत है, फांसीवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? आदर्शवाद है, समूहवाद है, व्यक्तिवाद है या उदारवाद है। तो जो फांसीवाद का प्रेरणा स्रोत क्या है? आदर्शवाद है। फांसीवाद का प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद है, क्योंकि आदर्शवाद भी राज्य को सर्वोपरि मानता है, राज्य को महत्व देता है, और फांसीवाद भी राज्य को सर्वोपरि मानता है और उसको सबसे ऊपर रखता है। तो ये फांसीवाद को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये आदर्शवाद से मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिटलर का प्रेरणा स्रोत था, क्या था? रूसो था। मतलब हिटलर ने किससे प्रेरणा ली थी? नाजीवाद की। तो या फिर वो जाति, और जो जाति में उसको इतना विश्वास था या अपनी जाति को इतना ऊंचा मानता था, जो इसके ऐसी विचारधाराएं थी, उसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिली थी? रूसो से मिली थी, या बेनेडिक्ट क्रोचे से मिली थी, या हेगल से मिली थी, या कांट से मिली थी। तो हिटलर का प्रेरणा स्रोत था, उसके विचारों का जो प्रेरणा स्रोत था, तो वो हेगल से मिलता है। हेगल भी जो है जर्मन
कास्ट को बहुत ऊंचा मानता है, जर्मन राष्ट्र को ऊंचा मानता है और सर्वोपरि मानता है, सबसे बुद्धिमान मानता है। वो कहता है कि जो एक समय में ईश्वर एक ही जाति से कांटेक्ट करता है और वो जाति जर्मन है। तो मतलब जो जर्मनवासी हैं तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उनको चुना है। एक समय में एक ही कास्ट से वो कांटेक्ट करता है, बातचीत करता है, और वो इस बार वो जर्मन हैं, जर्मन कास्ट के लोग हैं, उनको इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे हेगल के विचार थे और वहीं से जो है हिटलर को प्रेरणा मिलती है और उसने जो है नाजीवाद का स्थापना किया और इतना कत्लेआम किया जो है। हेगल का ऐसा विचार नहीं था, लेकिन हिटलर कहते हैं ना कि किसी के विचारों को कौन किस तरह से इंटरप्रेट करता है, कौन किस तरह से अप्लाई करता है। तो हेगल ने एक नैतिकता आदर्श पे आधारित जो है, ठीक है, अपने कास्ट को, अपने राष्ट्र को इन्होंने थोड़ा सा ऊंचा दिखाने की कोशिश की, बट उसका मतलब ये नहीं था कि आप कत्लेआम कर दो, जो कि हिटलर ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और इस तरह से कत्लेआम किया। वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता होगा। ऑप्शन से ही सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि फांसीवाद के व्याख्याकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है पर्सन्स लिमसेट, बेनेडिक्टो क्रोचे, सी कांट, डी हिटलर। तो फांसीवाद के व्याख्याकार पर्सन्स लिमसेट माने जाते हैं। इन्होंने जो है फांसीवाद की व्याख्या की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद विचारधारा है, कैसी विचारधारा है? मध्यम वर्गीय है, उच्च वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, राजतंत्रीय है। तो फांसीवाद विचारधारा है ये मध्यम वर्गीय मानी जाती है, ये मध्यम वर्गीय विचारधारा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिटलर ने किस नस्ल के लोगों को मरवाया? तो ऑप्शन है आपके सामने, ईसाइयों को, यहूदियों को, कैथोलिक को, उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो हिटलर ने जिस नस्ल के लोगों को मरवाया था वो यहूदी थे। बहुत बुरी तरह इनका कत्लेआम किया गया था और गैस चैम्बर में डाल करके इनको मतलब बहुत ही बुरी मौत दी गई थी। ये जो फांसीवादी जो विचारधारा है, इसे सिद्धांतहीन दर्शन बोला जाता है और इसे बोला जाता है इंसानियत का दुश्मन। इसे ये भी बोला जाता है क्योंकि इसने जिस तरह से किया इंसानों के साथ, तो इंसानियत का दुश्मन इसको ये भी बोला जाता है। और अगर फांसीवाद की बात करें तो ये उदारवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र एवं मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, इन सब का विरोधी है। कौन है? फांसीवाद की बात कर रहे हैं हम। फांसीवाद ये इंसानियत का दुश्मन है, सिद्धांतहीन दर्शन है और क्या है? उदारवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र एवं मार्क्सवाद का विरोधी भी है। तो ये सब चीज़ें इसकी खासियत हैं। और 25 क्वेश्चन हमने कवर किए और मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये आप सबको पता है। जितना आप रेगुलर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता के करीब रहेंगे, उतना ही अधिक आप सफलता को अश्योर करेंगे। धन्यवाद।